हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी निकेतन। जैसा कि हमने अपने वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम नेट जेआरएफ में शामिल इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराएंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारा अगला वीडियो, जिसमें नेट जेआरएफ हिंदी के सिलेबस में शामिल 21 कहानियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। यह मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे नेट जेआरएफ हिंदी के सिलेबस में शामिल 21 महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन कौन सी हैं जो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। सबसे पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दूसरी कहानी ईदगाह। तीसरी एक टोकरी भर मिट्टी। कानों में कंगना। चंद्रदेव से मेरी बातें। दुलाई वाली। उसने कहा था। आकाशदीप। अपना अपना भाग्य। गैंग्रीन। राही। सिक्का बदल गया। चीफ की दावत। परिंदे। राजा निर्बंसिया। कोसी का घटवार। लाल पान की बेगम। तीसरी कसम। पिता। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। अमृतसर आ गया है। इस तरह टोटल 21 कहानियाँ हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। आज इन कहानियों में हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ईदगाह, एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली। इन 6 कहानियों को आज हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहली कहानी। आज की हमारी पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसकी शैली रूपकात्मक कथा शैली है। इसके अतिरिक्त इसमें और कौन कौन सी बातें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र दिलफिगार, दिलफरेब और काला चोर, ये 3 इसके प्रमुख पात्र हैं। इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके आगे हम देखेंगे कहानी का कथ्य या मूल संवेदना क्या है। दिलफिगार और दिलफरेब की प्रेम कहानी, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए संसार की सबसे अनमोल रतन लाकर देता है, ये इस कहानी की मूल संवेदना है। आगे देखेंगे कहानी का उद्देश्य क्या है। दिलफिगार और दिलफरेब के प्रेम के माध्यम से राष्ट्रीयता और देश प्रेम की व्यंजना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो ये इस कहानी के दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगली कहानी हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। यह भी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है ईदगाह, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। यह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है। तो ये चांद पत्रिका में प्रकाशित है। इसकी शैली कैसी है, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, कहानी के प्रमुख पात्र। कौन कौन से कहानी के प्रमुख पात्र हैं। हामिद, जो कि एक छोटा सा बच्चा है। बूढ़ी दादी अमीना, जो हामिद की दादी हैं। मोहसिन मित्र है हामिद का। इसके अतिरिक्त अन्य मित्र कौन कौन से हैं, महमूद, नूरे और सम्मी, ये सभी हामिद के मित्र हैं। ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब हम देखेंगे कहानी का कथ्य क्या है या इसकी मूल संवेदना क्या है। अल्पायु में ही बुजुर्ग हुए बाल पात्र हामिद की कहानी है, जो ईद के अवसर पर मिले 3 पैसे से अपनी विधवा और बेसहारा दादी के लिए चिमटा खरीद कर ले आता है। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। कहानी का उद्देश्य क्या है।
बाल मनोविज्ञान की इस कहानी में माता पिता दादी की आर्थिक स्थिति से बेखबर ईदगाह जैसे त्योहारों पर बच्चों के उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ साथ अल्पायु में ही हामिद जैसे बालकों के बुजुर्ग हुए व्यवहार को, इसका उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, हामिद जैसे बालकों के बुजुर्ग हुए व्यवहार को उभारना उद्देश्य रहा है इस कहानी का। तो ये इस कहानी की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जैसे इस कहानी का प्रकाशन वर्ष, ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसकी शैली क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हम अपनी तीसरी कहानी पे चलते हैं। आज की हमारी तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1901 है। ये कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई। एक टोकरी भर मिट्टी, प्रकाशन वर्ष 1901। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित, एग्जाम की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। शैली कैसी है इसकी? कथात्मक शैली है। अब इसमें आगे हम देखेंगे इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो कहानी के प्रमुख पात्र में है जमींदार, विधवा और पोती। ये विधवा कौन है? इस पोती की दादी हैं ये, जो कि एक विधवा हैं। एक छोटी बच्ची है जिसमें उसका नाम नहीं बताया गया है, बल्कि उसे पोती कहा गया है इस कहानी में। उसकी दादी हैं जो विधवा हैं, और एक जमींदार हैं गांव के, जो इनका मकान हड़प लेते हैं, इनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। तो ये तीन इसके प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी का कथ्य या मूल संवेदना देखेंगे। एक जमींदार के द्वारा एक विधवा के प्रति जुल्म और अंत में उसके हृदय परिवर्तन की कहानी है। कहानी का उद्देश्य क्या है? इस प्रतीकात्मक कहानी में एक बुढ़िया स्त्री की अपनी जमीन के प्रति प्रेम लगाव को दर्शाकर गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा हड़पी हुई जमीन को जमींदार से वापस लिए जाने का मुख्य उद्देश्य प्रकट हुआ है। ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो ये इस कहानी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम चौथी कहानी देखेंगे। आज की हमारी कौन सी है? आज की अगली कहानी हम पढ़ेंगे कानों में कंगना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। इसके लेखक राधिका रमण प्रसाद जी हैं। यह कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ध्यान देने योग्य बात है, यह कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसकी शैली कैसी है? वर्णनात्मक एवं भावपूर्ण शैली है इसकी। आगे देखेंगे कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो नरेंद्र इस कहानी का मुख्य पात्र, कथाकार भी है इस कहानी में, ये इसी के द्वारा पूरी कथा सुनाई गई है। नरेंद्र, इसके अतिरिक्त हैं किरण। नरेंद्र की कौन है? ये पत्नी हैं। योगेश्वर किरण के पिता हैं। किन्नरी, जिसके प्रेम में पड़कर नरेंद्र अपनी पत्नी से विमुख हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख पात्र हो गए। अब कहानी का कथ्य या मूल संवेदना क्या है? नायक नरेंद्र द्वारा पत्नी के विमुख होकर वेश्या किन्नरी के प्रति आसक्ति और अंत में गहरे पश्चाताप की कथा है। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। कहानी का उद्देश्य देखेंगे। नरेंद्र द्वारा पत्नी से विमुख और किन्नरी के प्रति आकृष्ट तथा उस पर धन संपत्ति लुटाने के उपरांत अंत में उसके पश्चाताप और जीवन में आए अंधकार को दर्शाना ही लेखक का इस कहानी के माध्यम से मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। ठीक है, इसमें इसका प्रकाशन वर्ष, कौन सी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई, इसकी शैली क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, इनके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना है आपको। हमारी अगली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन वर्ष रचनाकाल 1904 ईस्वी है। यह कहानी राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई है। यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसकी शैली संवाद शैली है। इसकी शैली कैसी है? संवाद शैली है, यानी बातचीत की शैली है इसकी। अब हम देखेंगे कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो पहले तो भगवान चंद्रदेव, जिन्हें इस कहानी में वृद्ध कहा गया है। कथा नायिका, यानी कथा को कहने वाली जो नायिका हैं, कथा नायिका।
दूसरी पात्र हो गई। तीसरे पात्र पे आते हैं धन्वंतरी, जो फैमिली डॉक्टर जिन्हें बताया गया है, देवताओं के फैमिली डॉक्टर हैं ये। अगले पात्र हैं चित्रगुप्त, जो देवताओं के क्या हैं, चीफ जस्टिस हैं ये। और लॉर्ड कर्जन आधुनिक भारत का प्रतीक है। कौन? लॉर्ड कर्जन। तो भगवान चंद्रदेव, कथानायिका, धन्वंतरी, चित्रगुप्त और लॉर्ड कर्जन, ये इनमें प्रमुख पात्र हैं। ठीक है। आगे हम कहानी का कथ्य या मूल संवेदना देखेंगे। अपने समय की राजनीति और अर्थनीति पर केंद्रित इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, स्त्रियों की दयनीय दशा, जातिगत पक्षधरता इत्यादि को वर्ण विषय बनाया गया है। ये इस कहानी की क्या है? मूल संवेदना है। इसके अतिरिक्त कहानी का उद्देश्य देखेंगे। हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी, ये किस तरह की? हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी है ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी में तदयुगीन राजनीति, अर्थनीति इत्यादि के फलक पर समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर चुटीला व्यंग है। इस कहानी के माध्यम से बंग महिला जी द्वारा लिखित ये कहानी, जिसका प्रकाशन 1904 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है और जिसकी शैली संवाद शैली है, ये हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी है। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। और इसके अतिरिक्त इसमें प्रमुख पात्र आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अब हम अगली कहानी देखेंगे। ये हमारी आज की अंतिम कहानी है। कहानी का नाम है दुलाई वाली। इसका रचनाकाल क्या है? 1907 ईस्वी। ये कहानी राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा लिखी गई, जिन्हें बंग महिला कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका में यह कहानी भी प्रकाशित हुई है। शैली इसकी मनोविश्लेषणात्मक एवं संवाद शैली है। संवाद का अर्थ है बातचीत की शैली। ठीक है, आगे देखिए। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? वंशीधर। इसके पात्रों से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। वंशीधर इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरे पात्र कौन है? नवल किशोर। ये कौन है? ये वंशीधर का ममेरा भाई भी है और मित्र भी है। तीसरी पात्र है जानकी देई, जो कि वंशीधर की क्या है? पत्नी है। और चौथे पात्र कौन है? सीता, जानकी देई की बहन। सीता जानकी देई की कौन है? बहन है। इसके अतिरिक्त कुछ गौड़ पात्र हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है कहानी की दृष्टि से, तो फिर उन्हें हम छोड़ देते हैं। इम्पॉर्टेंट जो हैं वो ये हैं वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई और सीता। अब कहानी का कथ्य या मूल संवेदना देखेंगे। हास्य एवं मनोरंजन प्रधान। ये कहानी किस प्रकार की है? हास्य एवं मनोरंजन प्रधान कहानी है। कहानी में दो मित्रों वंशीधर और नवल किशोर के मजाक, पहली बार पति के संग रेल यात्रा करती नायिका का पति से वियुक्त होने पर रुदन, घबराहट एवं विचित्र मनोदशा का वर्णन हुआ है। इसमें दो मित्र हैं वंशीधर और नवल किशोर, इनके मजाक का वर्णन किया गया है। पहली बार पति के संग रेल यात्रा करती नायिका का पति से वियुक्त मतलब अलग होने पर उसका रुदन यानी उसके रोने, घबराने और उसके विचित्र मनोदशा का वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं। वंशीधर और नवल किशोर नामक दो मित्रों के मनोरंजन पूर्ण मजाक के ताने बाने से बुनी हुई इस कहानी में विशुद्ध हास्य एवं मनोरंजन की सृष्टि करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। यानी विशुद्ध हास्य एवं मनोरंजन की सृष्टि करना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी पहनावे, विदेशी वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग के साथ साथ स्त्री की दशा का रेखांकन करना भी अन्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है? एक तो ये कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। मनोविश्लेषणात्मक और संवाद शैली की कहानी है ये, बंग महिला जी द्वारा लिखित है। और इसके प्रमुख पात्र जो भी हैं, इसका मूल संवेदना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये इतने इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो आज हम इसी 6 कहानियों पे ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा
और आप कमेंट करके हमें डिमांड करेंगे हमसे, तो हम आगे भी आपके लिए इस तरह से कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, जो कि नेट में लगी हुई टोटल 21 कहानियों को हम कंप्लीट करा देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप ये वीडियो मेरे द्वारा देख रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।